नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 35 क्लास का सीरीज देख रहे हैं, आज हम 35 में से क्लास नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 14 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे। यही बेस्ट तरीका है, जो भी कुछ सीखो उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक, पीडीएफ, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए भी आप व्हाट्सएप पे जाके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने जर्नी को लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं। आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देना हो, एबीसी सब एग्जाम के लिए उपयोगी है और एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट को आपको कवर करते हुए चलना है, तभी आपको जो है पूर्ण रूप से फायदा हो पाएगी। पहला जो हमारा प्रश्न है, लूपेक्स। लूपेक्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। लूपेक्स का जो फुल फॉर्म होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और किस संस्था का एक संयुक्त मिशन है? इसका आंसर है जाक्सा। ये जो जाक्सा संस्था है, ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे आप नासा बहुत पॉपुलर है, ये यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी प्रकार से जाक्सा जो है ये आपका जापानीज अंतरिक्ष एजेंसी है और अपना प्यारा इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो ये जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन हो गया आपका कौन सा? लूपेक्स। चंद्रयान 5 भी इसे कहा जाता है। जो लूपेक्स है इसका नाम चंद्रयान 5 भी रखा गया है ना। ये आपका लूनर से संबंधित है, अर्थात ये जो है आपका चंद्र मिशन है, चंद्रमा से संबंधित है ना। लूनर मतलब चंद्र से संबंधित है, सोलर मतलब सूर्य से संबंधित है ना। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो लूपेक्स कैसा मिशन है? चंद्रमा से संबंधित है। किस किस का प्रोजेक्ट है? तो इसरो और जाक्सा का प्रोजेक्ट है। जाक्सा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? जापानीज अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसको लॉन्च करने का जो अवधि है वो कब तक रखा गया है? तो 2027-28 तक जो है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। रोवर का विकास जाक्सा करेगा। अब देखिए, ये जो आपका लूपेक्स मिशन है, इस लूपेक्स मिशन में आपका रोवर होगा और आपका लैंडर होगा। तो जो आपका रोवर बनेगा इस मिशन में, है ना, इसका विकास जाक्सा करेगा और जो लैंडर होगा इसका विकास इसरो करेगा। और दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निर्मित 7 टूल को जो है इस मिशन के थ्रू अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जहां वहां पे रिसर्च करने हेतु। भारत में चंद्रयान 3 को 2023 में, है ना, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया था। जैसे ही चंद्रयान 3 हमारा सफल लैंड हुआ, 2023 ईस्वी का मतलब साल था वो, तो वैसे ही जो है इंडिया विश्व में चौथा वो कंट्री बन गया जो चंद्रमा के ऊपर सफल लैंडिंग करा पाया हो, है ना, अपने उपग्रह को। ठीक है भाई। और चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे लैंड करने वाला पहला कंट्री, तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला कंट्री। वैसे वरीयता मतलब इससे पहले जो है 3 देश ऑलरेडी चंद्रमा पे लैंड कर चुके हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है चंद्रयान 1, 2 और 3 में जाके हम लोग सफल हुए थे, 1, 2 में हम लोग प्रैक्टिस किए व कोशिश पूरा किए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनके व्हीकल का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रयान फर्स्ट का व्हीकल का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-11 और इसको जो है लॉन्च करने वाली ईस्वी थी 2008, सफल नहीं रहा था। चंद्रयान 2 का जो रॉकेट का नाम था GSLV, है ना, MK3, और ये 2019 में जो है लॉन्च किया गया था, थोड़ा सा के लिए चूक गया था। और फाइनली वो समय आया 2023 में जब हमारा जो है मिशन पूरी तरीके से सफल रहा। और चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम LVM3M4, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 ये भी 2027 में लॉन्च किए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि भाई लूपेक्स को चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है, तो आपके मन में आया जरूर होगा कि भाई चंद्रयान 4 कहाँ गया? 3 तक तो हम समझ रहे थे, चलिए इसको मान लेते हैं चौथा, तो डायरेक्ट आप 5वां कैसे बता रहे हैं? तो चंद्रयान 4 जो है ये इसरो खुद लॉन्च करने की योजना बना रहा है अपने दम पे 2027 में, और उसी का अगला कड़ी 2027-28 इसीलिए इसमें लिखा है कि इसके बाद जो है
चंद्रयान 5 अर्थात लुपेक्स को लॉन्च किया जाएगा, जहां अकेले इसरो काम नहीं करेगा, इसके साथ जाक्सा भी काम करेगा। आई होप आपको ये पूरा गणित समझ में आ गया हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे पाओगे। अब देखिए गगनयान जो मिशन है ये कैसा मिशन है, तो इसरो का पहला मानव सहित मिशन है गगनयान। इससे पहले इसरो ने अभी तक मानव रहित मिशन पे काम किया है, ये मानव सहित मिशन है, ठीक है। इसे 2026 में लॉन्च किए जाने की बात रखी गई है, हालांकि ये 2025 में ही लॉन्च करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है ना। गगनयान मिशन के तहत जो एक रोबोट भेजा जाएगा ताकि उस पर एक्सपीरियंस किया जाएगा कि उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है वहाँ जाने के बाद, उसके आधार पर जो है हम मतलब तैयार होंगे इस मिशन के लिए। तो उस रोबोट का नाम व्योम मित्रा रहेगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और उत्तर प्रदेश में जो एसआई का एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और लकीली इससे पहले मैं बता चुका था, ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में अपने पहले मानव युक्त समुद्री उत्तर प्रदेश में शायद पुलिस का एग्जाम था या फिर कोई एग्जाम था, है ना, वहां पर ये व्योम मित्रा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। भारत में अपने पहले मानव युक्त समुद्री मिशन, है ना, इसका नाम समुद्रयान दिया गया है। अभी आपने गगनयान देखा जो क्या था भैया, चंद्र मिशन था और मानव सहित होगा, है ना। ये भी मानव सहित है लेकिन ये समुद्री मिशन है, यानी ये गोताखोर टाइप का मिशन है, और ये आपका जो है समुद्रयान इसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये 2026 में लॉन्च किए जाएंगे समुद्रयान मिशन को। इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक एक स्वदेशी पनडुब्बी है। क्या नाम है भाई इनका, मत्स्य 6000, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ये मत्स्य 6000 का जो है इस पे कौन काम किया है, इसको बनाने में कौन मदद किया है ना। तो आप क्या कहोगे, है ना। तो इस लाइन को ठीक से पढ़िए, समझ में आ जाएगी। मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी जो है वाहनों का उपयोग किया जाएगा, जो समुद्र की गहराई तक 6000 मीटर तक जाएगा, है ना। जैसे S-400 का नाम आपने सुना होगा, है ना, S-400 का नाम आपने सुना होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इसका इस्तेमाल काफी बढ़ चढ़ के हुआ, रसिया से खरीदे हैं इंडिया, है ना। तो ये किलोमीटर यहाँ पे दर्शा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये इसका नाम मत्स्य 6000 दिया गया है, इसमें ये 6000 मीटर को दर्शाएगा, अर्थात ये समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक जा सकती है बिना किसी झंझट के। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नोइट के द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर ही ये संस्था काम करता है, आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इनके द्वारा ही ये समुद्री यान जो मिशन है जो है चलाया जा रहा है, ठीक है भाई। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, है ना, ने, है ना, IFREMR, है ना, इफ्रेमर, जो फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है भाई, कि भाई किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अमुक राज्य ने किस वित्तीय संस्था से अमुक कार्य के लिए लोन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पॉइंट को भी पार्टिकुलरली याद रखेंगे कि जो फ्रांस का समुद्री रिसर्च सेंटर है उनके साथ किन्होंने हाथ मिलाया है, तो जो इंडिया का आपका राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है नोइट है, इन्होंने हाथ मिलाया है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जहां का मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह है, ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा भी है जितेंद्र सिंह जो है इनके वर्तमान मंत्री है। अब यहाँ पे मैंने निसार का आपको जो है फुल फॉर्म लिख के फिर से बताया है, निसार का जो है फुल फॉर्म लिख के फिर से बताया है। निसार को जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। इसे इसरो के GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का भी नाम याद रखना, और ये VVI कर लेना। कभी कभी 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आते भी है, रेलवे के एग्जाम सब में आया भी, है ना। तो ये जो है आपके GSLV 16 से लॉन्च हुआ है निसार, है ना। और निसार किसका है, तो शुरू में बात कर लिया था हमने, नासा और इसरो का है, ठीक है भाई। अब जो है निसार को कहां से लॉन्च किया गया, तो ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहीं से मोस्टली हमारे इसरो जो है सभी जितने भी उपग्रह वगैरह होते हैं यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं। तो यहाँ से ही निसार को प्रक्षेपित किया गया। निसार का फुल फॉर्म यहाँ पे है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
ये जो आप 3 देख रहे हैं ये टुडे एग्जाम के उत्पाद हैं। पहले जो आप देख रहे हैं पैरासीटामोल 2, इसका एक बड़ा भाई पैरासीटामोल 500 है, जो बेस बनाने के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा एग्जाम में, लेकिन समय के साथ साथ अपडेट जरूरी है। ये पैरासीटामोल 2 मार्क बूस्टर के नाम से आया था, वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। और एसएससी के लिए फिर जो नई ई बुक हमारी लॉन्च हुई आज से करीब 20-25 दिन पहले, ये हमारा टॉपर्स चॉइस है, ठीक है। और इसमें जो है आपके कथन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कराए गए हैं जैसा समय का तकाजा है, तो आप लोग ले सकते हैं एसएससी के एग्जाम के लिए। बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी इत्यादि एग्जाम के लिए है। रेलवे के लिए भी 2 सीरीज है, जैसा आपकी रिक्वायर है आप लोग ले सकते हो, है ना। ये सीरीज जो आप देख रहे हैं इसके कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, है ना। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट कंसिडरिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपको जो है नीचे की स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको आंसर टिक करना है। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय नदी लूनी तथा रूपेन दोनों ही कक्ष के रन में समाहित हो जाती है। मतलब लूनी नदी और एक रूपेन नदी है, ये दोनों ही बोल रहे हैं कि कक्ष के रन में समाहित हो जाती है। ऐसा होता है क्या? फिर हम दूसरा ऑप्शन देख ले रहे हैं, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीख ले रहा हूँ यार, है ना। यहाँ से मैं थोड़ा सा नया कलर ले लेता हूँ, यहाँ से ये सही रहेगा क्या? पता नहीं सही रहेगा कि नहीं, चलो यहाँ से ये ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, इसको ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो भारतीय नदी लूनी तथा रूपेन दोनों ही कक्ष के रन में समाहित हो जाती है। प्रायद्वीपीय नदी की गति हिमालय की नदियों की तुलना में थोड़ा कम होती है। यहाँ पे 2 बात हमको देखने को मिल रहा है कि भाई ये 2 नदी का नाम है लूनी और रूपेन, क्या ये दोनों के दोनों नदी जो कच्छ के रन गुजरात के अंदर है वहाँ पे जाके समाहित हो जाती है, यानी मिल जाती है। और ये जो है आपका जो बोल रहा है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदी होती है उनके तुलना में जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है उनकी रफ्तार, लहर, करंट थोड़ा धीमा होता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। कथन पे भी विशेष फोकस करेंगे, यही आपके सवाल जवाब बन के भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अरावली पर्वत रेंज से निकलने वाली लूनी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आप कहेंगे कि ये अरावली से निकलती है श्रीमान, है ना। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है ना। नदी से जो लूनी नदी है वो गुजरात स्थित कच्छ के रन में समाहित हो जाती है, ये आप शायद पहले भी जानते होंगे, नो डाउट, ठीक है। रूपेन नदी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, हाल फिलहाल ये चर्चा का विषय रहा, इसीलिए आपके एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं। रूपेन नदी जो गुजरात स्थित तरंगा पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तरंगा पहाड़ी से निकलती है। उपुल थरंगा श्रीलंका का एक खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे तरंगा पहाड़ी का नाम है, और ये तरंगा पहाड़ी जो है अरावली रेंज का ही पहाड़ी है। ओवरऑल हम बात करें तो अरावली नदी से ही ये दोनों नदी निकला, चाहे रूपेन हो चाहे लूनी हो, ठीक है, क्योंकि तरंगा पहाड़ी भी अरावली नदी में ही स्थित है। यह नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है, अर्थात ये दोनों के दोनों नदी अरावली रेंज से निकलती है। हालांकि दोनों का उद्गम स्थल अलग है, लूनी आपके राजस्थान क्षेत्र में निकलते हैं, जबकि जो आपका रूपेन है वो गुजरात के सेक्टर में निकलती है, लेकिन दोनों के दोनों कच्छ के रन में विलुप्त हो जाते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ या फिर स्टार्ट हुआ, यहाँ से हरियाणा जाएगा, फिर दिल्ली के पार्ट में जाएंगे और फिर गुजरात में जाके अपने को द इंड करेंगे। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है भाई? इसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी टोटल हाइट जो है ये आपके 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की 3-4 पर्वत चोटी का हाइट आपको जरूर याद रखना चाहिए। 88-50 मीटर के साथ आपको हाइट याद रखना चाहिए माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। इसके अलावा आपको 86-11 मीटर हाइट के साथ आपको याद रखना चाहिए केटू को, और आपको 85-86 मीटर के साथ आपको याद रखना चाहिए अपना कंचनजंगा को। तो ये तीनों जरूर याद रखें, 1 2 3 दुनिया में 3 सबसे ऊंचे चोटी का नाम है ये सब, मतलब इतना इतना हाइट है, ठीक है। कंचनजंगा इंडिया का जो है पूर्ण रूप से अपना चोटी है, बाद बाकी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो आपके नेपाल में स्थित है भैया, है ना भैया। इसके अलावा यहाँ पे देख लेंगे अरावली पर्वत जो है ये कैसी पर्वत है। देखिए अरावली पर्वत के बारे में ठीक से समझिए, नहीं तो कथन के रूप में आप जानते हुए क्वेश्चन भी गलत कराओगे। 100% एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। देखिए अरावली पर्वत जब बना होगा बहुत प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, तो उस समय ये न्यू मतलब फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण था, बलित पर्वत का उदाहरण था, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान में एज इट इज नहीं रहा, ये वर्तमान में जो है एक प्रकार का
मतलब अपशिष्ट टाइप से हो गया है। ठीक है, तो ये कहानी है अरावली का। आइए पोटोल समझते हैं। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो अभी हम जैसा देखते हैं उस हिसाब से उसे कह देते हैं कि ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, लेकिन जब बना था तब अवशिष्ट नहीं था, तब बलित था। इसका निर्माण प्राचीन काल में यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है। यही सेम कहानी, यानी यही निर्माण की सेम विधि, यही प्लेट टेक्टोनिक विधि और यही दोनों सेम प्लेट आपके हिमालय के निर्माण में भी उपयोगी हुआ था। ठीक है, हिमालय का जो निर्माण हुआ था टेथीज सागर के जगह पे, तो वहां पर भी यही दोनों प्लेट टकराने का काम किया था। ठीक है, और जो अरावली का निर्माण हुआ है यहां पर भी यही दोनों प्लेट टकरा रही है। अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियों में आएंगे तो साबरमती जो एक प्रसिद्ध नदी है गुजरात की, साबरमती आश्रम का नाम भी आपने सुना होगा, जहां से आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव और गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था। तो जो साबरमती नदी है ये भी आपके कहां से, अरावली रेंज से ही निकलती है। इसके अलावा बनास नदी के बारे में एक अलग बात, इसको जो है काफ़ी पॉपुलर या फिर प्रसिद्ध बनाते हैं या फिर एग्जाम में लाने के लिए बेकरार करते हैं कि ये जो बनास नदी है ये राजस्थान में निकल के राजस्थान में ही विलुप्त होती है। ठीक है, यानी चंबल में मिल जाती है, यानी ये टोटली होलसोल राजस्थान के अंदर ही बहती है और ये अरावली से निकलती है। साबरमती भी अरावली से निकला, लूनी भी अरावली से निकला और रूपेन भी अरावली से निकला, सखी नदी भी अरावली से निकला। अभी मैंने लूनी और रूपेन के बारे में बात कर लिया था, ये गुजरात तक जाती है और कच्छ केरन है ना में समाहित हो जाती है। यहाँ पर नोट करके एक चीज लिखा है दोस्त, बनास नदी अपनी संपूर्ण दूरी सिर्फ राजस्थान में ही तय करती है, ये मैंने अभी आपको बताया। हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल भराव का मुख्य स्रोत तो ग्लेशियर होती है। इसके साथ साथ जब वर्षा ऋतु आती है या वर्षा होती है तो वर्षा भी इसमें सहायक हो जाते हैं। यानी जो आपके हिमालयी नदी है उसमें जल स्रोत जो है सिर्फ रेन नहीं है, इसमें जो है आपके ग्लेशियर भी है और रेन भी है, यानी डबल डेकर का इंजन लगा हुआ है। जबकि पेनिनसुलर नदियों में जल भराव का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। अब आप ही सोचिए, यहीं से एक पॉइंट निकल जाएगा कि अगर वर्षा पे ही अगर आपका खेती डिपेंड होता है तो क्या खेत में हर वक्त पानी लगी रहती है? क्या नहीं लगी रहती ना। तो उसी प्रकार से जो नदी वर्षा पे ही डिपेंड हो तो ऑब्वियसली ये गर्मी के समय में या फिर जो है वर्षा ऋतु आने से जस्ट पहले है ना काफी सूख जाता होगा, इसमें जल की क्वांटिटी मतलब मात्रा जो है काफी कम होते होंगे। तो यहाँ से एक बात आप निकाल सकते हैं कि हिमालयी नदी में जल राशि का प्रवाह ज्यादा रहता है, प्रायद्वीपीय नदी में कम रहता है। ऑब्वियसली जल ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको लगातार स्रोत से जल रिसाव हो रहा है, ग्लेशियर से पानी मिल रही है, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदी जो है में करंट ज्यादा होता है और प्रायद्वीपीय भारत की नदी में करंट या रफ्तार कम होती है। हिमालय से निकलने वाली नदी अधिक लंबी होती है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया से निकलने वाली नदी इसके तुलना में कम लंबी होती है। ठीक है भैया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है ना, गंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने भारत में बहने वाली, यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, भारत में बहने वाली है ना सबसे लंबी राष्ट्रपारीय नदी है ना, राष्ट्रपारीय नदी। तो ये आपका इसका आंसर आपने कर देना है ब्रह्मपुत्र। पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर और बच्चे गलती करके आ चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है गंगा से ज़्यादा है, लेकिन जो है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट जो है ये इंडिया में नहीं होता, वो आपके तिब्बत के मानसरोवर स्थित है ना, मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है ना, चेमाड्यूंग ग्लेशियर से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ना, जहाँ स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? संगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, दिहांग। यही ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है आपके दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भैया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं छोटा सा जानकारी दिया। बाद में की है ना, इंडिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन भी आपका किसका? गंगा का ही हो जाएगा, और गंगा इंडिया का राष्ट्रीय नदी भी है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Which of the following statement are true with reference to the 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे उनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ऐसा आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है। एग्जामिनर क्या, मैंने किया है ना। 2 मिनट के लिए मुझे ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जामिनर, है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मोटा पॉइंटर ले लेता हूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, वित्तीय संकट से उबरने के लिए सरकार ने भारतीय मुद्रा का कई बार अवमूल्यन किया है। सरकार ने भारतीय मुद्रा का कई बार अवमूल्यन किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 1991 नीति में उदारीकरण के तहत अधिकांश व्यापार के लिए लाइसेंस, जो लाइसेंस वाली बात थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे राइट हो रहे हैं? आपको पता है कि 1991 में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो उस समय जो है हमारे होनहार प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और होनहार उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री, जो बाद में कई सारे पोस्ट को जो है होल्ड किए, जो हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वित्त मंत्री थे। तो इन दोनों ने जो है देश को मतलब पटरी पे लाया उस समय। तो इस सुधार नीति के दौरान अवमूल्यन भी किया गया मुद्रा का, है ना। अवमूल्यन मतलब समझ रहे हैं ना, अपने मुद्रा का जानबूझ के वैल्यू को जो है गिरा देना। इससे क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो अवमूल्यन किया गया। उसके बाद जो बहुत सारे व्यापार बिजनेस थे जो लाइसेंस के बाध्यता के कारण पनप नहीं रहे थे, तो उनको जो है लाइसेंस मुक्त किया गया, या फिर लाइसेंस वाली जो प्राप्त होने की जो शर्तें हैं उनको कम कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, व्यापार बिजनेस बढ़ा और जो है अर्थव्यवस्था पटरी पे आई, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधार के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पे देखिए देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, है ना। 1991 के आर्थिक सुधार में 3 प्रमुख नीति अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। इसे अपन एलपीजी भी बोलते हैं ना, इस पे जो है अपना एलपीजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी से मीनिंग का पहला वर्ड उठा लिया है, ठीक है। सरकार उदारीकरण के तहत राज्य को समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। यहाँ पे जो है मतलब थोड़ा सा गलत है। उदारीकरण के तहत क्या किया, जो है लाइसेंस वगैरह को समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार जो है सुगम बना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काट के, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। लाइसेंस वगैरह को प्राप्त होने में जो नियम थे उनमें छूट दिया गया, या फिर कई सारे उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा निजीकरण के तहत जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, तो इसमें जो है वृद्धि कर दी गई, परसेंटेज वृद्धि कर दी गई, है ना, जिससे जो है विदेशी लोग आके यहाँ निवेश करें। इनके अलावा वैश्वीकरण के तहत निर्यात को बढ़ावा दिया गया, अवमूल्यन ईटीसी जो है रवैया अपना करके, ठीक है। तो ये वो 3 है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसमें क्या क्या किया गया, मैंने एक एक एग्जाम्पल रखा है। उदारीकरण मतलब होता है उदार हो गए आप, लिबरल हो गए आप, जो है बहुत सारी चीज़ों में ढील दे दिए, छूट दे दिए, है ना। तो लाइसेंस वगैरह की जो दायरा है उसको छोटा कर दिया गया। निजीकरण का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के चीज़ थे उनमें जो है मतलब प्राइवेट लोगों को भी एंट्री मिलने लगी, एफडीआई वगैरह, आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पे देख रहे हैं ना। इनके अलावा जो वैश्वीकरण है ना, इससे क्या हो गया, विदेशी स्तर पे चीज़ों को सोचने लगे, अवमूल्यन वगैरह करके हमने निर्यात को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए। इनके अलावा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं 2025 के अंदर? तो ये बने हैं आपके असीम कुमार घोष साहब। असीम कुमार घोष साहब जो है हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष बंडारू दत्तात्रेय साहब का स्थान लिए हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। सॉरी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन सा आर्टिकल इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति साहब को ये पावर देते हैं कि भैया आप राज्यपाल की नियुक्ति कर लो? तो आप कहेंगे ये 155 आर्टिकल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे कि आप राज्यपाल रहोगे, आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति जो है राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। इसके लिए जो प्रावधान किया गया था 7th अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा जो है इस प्रकार का जो है व्यवस्था किया गया था कि भाई एट अ टाइम, एक ही समय में एक ही आदमी एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे कार्य कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2 ही राज्य में कर सकते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट कोई नहीं रखा गया है, 2 से अधिक राज्य भी हो सकती है।
जुलाई 2025 में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में पुष्पापति अशोक गजपति को जो है नियुक्त किया गया है। ये श्रीधरन पिल्लई साहब का स्थान लिए हैं। इनके अलावा जुलाई 2025 में लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं है ना, वहां पे उपराज्यपाल होते हैं या फिर प्रशासक होते हैं, दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं, या तो उपराज्यपाल होगा या आपका प्रशासक कहलाएगा। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कहाँ के, लद्दाख के हैं। पहले ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब थे, पहले पूर्वोत्तर में थे, फिर लद्दाख में आए, और अभी जो है इनके स्थान पे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कविंदर गुप्ता जी आ गए हैं। कौन आ गए भैया, कविंदर गुप्ता जी आ गए हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। किन्हें ध्यान रखना है आपको, कविंदर गुप्ता साहब को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह जो है ये मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अजय कुमार भल्ला जो पहले विदेश सचिव थे शायद मेरे ख्याल में, हाँ नहीं विदेश सचिव नहीं थे, गृह सचिव थे अजय कुमार भल्ला। इनको 2024 दिसंबर में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यह नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार में भी राज्यपाल हैं। ठीक है। राजेंद्र अर्लेकर साहब को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे बजट इन इंडिया वाज मर्ज्ड विथ द सेंट्रल बजट इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। इट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। मतलब किस कमेटी के अनुशंसा पे या रिपोर्ट के अनुसार या फिर सिफारिश के अनुसार जो है रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया वित्तीय ईयर 2017-18 में। इसका आंसर है विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति ने रेल बजट को आम बजट में मर्ज करवा दिया और इस प्रकार से जो है आपका बजट 2017-18 में मर्ज बजट पेश किया गया, रेल बजट और आम बजट एक साथ। भारत में रेल बजट आम बजट से 1924-25 में अलग कर दिया गया था विलियम एकवर्थ समिति के रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि ये विलियम एकवर्थ समिति जो था ये 1920 में ही गठित हो गया था। बाद में इन्होंने जब बाद में रिपोर्ट दिया उसके बाद 1924 में जो है रेल बजट को अलग कर दिया गया आम बजट से। भारत में सर्वप्रथम बजट जो है 1880 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा जो है पेश किया गया था। बजट जो है किस पे जोर देती है, यहां से आपको कथन के रूप में क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछता है कि भाई बजट में जो है किसको किसको इंडिकेट किया जाता है, तो आप कहेंगे किसान को, महिलाओं को, युवा को और गरीब लोग को यहाँ पे विशेष रूप से बल दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को जो है इस पे काम किया जाता है। इनके अलावा भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है ना, एक तो आप कह देते हो किसको, जो 1860 में आपका पेश किए थे, है ना, अंग्रेज नाम था उनका क्या, विल्सन, है ना। और एक पीसी महालनोबिस को भी कहते हैं। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन 29 जून को ना राष्ट्रीय स्टैटिक सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई साहब के पास है। इन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किए हैं, मोरारजी देसाई साहब। इनके जो है 8 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए मात्र 2 बार और लगेंगे। ये निर्मला सीतारमण जी पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी लगातार 8 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा और शायद नया भी हो आपके लिए कि भाई जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले कौन सी महिला ने बजट पेश की थी, तो निर्मला सीतारमण का नाम मत लगा देना, ये थी आपका इंदिरा गांधी जी। लेकिन ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी जी जो है पूर्ण रूप से वित्त मंत्री नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी और वित्त मंत्री के का रोल भी निभा रही थी उस समय, तो इन्होंने बजट पेश किया था। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहेगा जीडीपी का, तो 4.4% रहेगा, इसे ध्यान रखना, है ना। इसी बजट में पूंजीगत व्यय जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, आजकल तो बड़े बड़े पेपर भी लिखने लगा है, तो 3.1% रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों डाटा याद रखना नए बजट से, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इस वित्तीय ईयर के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है ना, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये तीनों के तीनों बजट घाटा का
सारांश है जो हमने पिछले क्लास में कर लिया था। जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देखिए, बार बार एक ही चीज को बताना सही नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे राजस्व के प्रमुख स्रोत इस वाले बजट के अनुसार 25-26 के बजट है, और सरकार कहाँ पे पैसा खर्च करेगा ये सभी का सभी ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। अब इस दोनों लिस्ट को देखने से एक बात तो आपको पता चल जाता है कि सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी कहाँ से आती है। सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी कहाँ से आती है, तो यहाँ पे जो देख लीजिए सबसे बड़ा आमदनी यहाँ पे है 24 पैसा वाला। 24 पैसा वाला जो है यहाँ सबसे ज्यादा आमदनी क्रिएट किया है। बाद बाकी आप कहीं पे भी देखिए तो यहाँ पे है ना नहीं है ना। एक सेकेंड रुपया जाता है रुपया आता है, ठीक है ना। यहाँ से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 24 पैसे ये वाला पहला नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किए हैं, तो सबसे ऊपर मुझे डबल डिजिट में 12 दिख रहा है, यानी ब्याज पे सबसे ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। ब्याज पे सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे। इनके अलावा जो है दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा भाई, अब 12, 17, 18, 23, 26, 27 और इससे भी हट के है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 49, एक 54 भी है। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहेगा रक्षा परिवहन, यहाँ पे 54 वाला रहेगा दूसरे स्थान पे। इसको मिला लीजिएगा आप, है ना। और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये PIB का डाटा है, एकदम ऑथेंटिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट है हमारा शुड यू कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है पढ़ना है और सही स्टेटमेंट तक पहुंचना है। PM युवा 3.0 योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। PM जनमन योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में। यह योजना मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय के द्वारा जुड़ा हुआ है या से जुड़ा हुआ है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट होता है। ये दोनों कथन से ही 2 प्रश्न आंसर आपके जेहन में आना चाहिए जब भी पूछेगा PM युवा 3.0 योजना कौन चला रहा है, तो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है। और PM जनमन जो है ये किस पे लागू होती है, तो जो विशेष रूप से पिछड़ा जनजातीय वर्ग है उन पे लागू होती है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। PM जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों PVTG, इसका फुल फॉर्म भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है को मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में किया गया था। नवंबर देखिए 15 नवंबर 2023 को एग्जैक्ट ये योजना शुरू किया गया था। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है ना, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पे जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। PM युवा योजना पहली बार 2021 में आया था, है ना। फिर 2022 में PM युवा 2.0 योजना आया और 2025 में PM युवा 3.0 आया, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है दादा, तो याद रखना, पहला आया 2021 में, सेकेंड वर्जन आया 2022 में और 3.0 आया 2025 में। सबका नाम सेम है, बस आगे का जो है एडिशन बदल जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का ये पहल है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत PM युवा 3.0 के कार्यान्वयन के देखरेख के लिए जिम्मेवार है। मिनिस्ट्री पूछा तो शिक्षा मंत्रालय, संस्था पूछ दिया तो भैया ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसके जो है मदद से यह योजना क्रियान्वित किए जाते हैं। PM युवा 3.0 योजना की शुरुआत 2025 में किया गया है। उद्देश्य क्या है, जो 30 वर्ष से कम उम्र के लेखक हैं, राइटर हैं ना, उनको जो है लाभ पहुंचाना, मार्गदर्शन प्रदान करना इत्यादि। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, है ना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम में उल्लास कार्यक्रम इसी सीरीज में पढ़ा चुका हूं क्या होता है, निपुण कार्यक्रम इसी सीरीज में पढ़ा चुका हूं क्या होता है ना। दीक्षा पोर्टल पहले भी हमने चर्चा कर लिया है। चलिए क्वेश्चन और पूछ लेता हूं क्योंकि ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। चक्षु पोर्टल, है ना, चक्षु पोर्टल बता दूं ये साइबर धोखाधड़ी के लिए है, तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, चक्षु पोर्टल बताना। इसके अलावा NIT 3.0, है ना, ये भी शिक्षा मंत्रालय का है, जिसमें हायर एजुकेशन मुहैया करवाता है आपको, उसमें लेख वगैरह। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP, ये भी आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है।
नोट करके यहाँ पे एक चीज लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बदला हुआ नाम ही शिक्षा मंत्रालय है और इसका यह बदला हुआ नाम 2020 में दिया गया और 2020 में ही नेप आया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो है 2020 में आया था। ठीक है, इनके अलावा यहाँ नोट करके एक और लिखा है, स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय बाद में शिक्षा मंत्रालय तथा आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया एक पोर्टल है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पोर्टल है इस पे कौन से आईआईटी कार्य किए हैं, तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास बहुत कुछ आया करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक घरेलू एंड्रॉयड का नाम बताया था, भारोस, है ना, भारोस, इस प्रकार से नाम था भारोस। ये भारोस जो एंड्रॉयड सिस्टम मतलब वर्जन है, इसका भी निर्माण में आईआईटी मद्रास ने रोल निभाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित योजना है और ये जो है आपको लोन मुहैया कराते हैं बिना गारंटी के। ठीक है, ये जो है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो लेकिन आपको जो है आर्थिक प्रॉब्लम है, तो आप जो है इस योजना के थ्रू क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए, आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की लोन मिल जाएगी और इसमें गारंटर, पैरेंटर और सिविल स्कोर कोई जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगी पैसे। इनके अलावा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रामसर साइट एंड देयर रिस्पेक्टिव साइट इज इनकरेक्ट, मतलब जो रामसर साइट है और जो कहाँ पर स्थित है उसके रिलेशन में कौन सा आपका गलत है। टम्पारा झील उड़ीसा में है, भाई सही है, टम्पारा झील हो गया, अंशुपा झील हो गया, ये सब नाम भी इतना खतरनाक है लेकिन ये दोनों के दोनों उड़ीसा में है, तो ये सही है अपने जगह पे। दीपोर बिल असम में है, असम का एकलौता है ये, असम का जो है ये एकलौता रामसर स्थल है दीपोर बिल। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, असम का जो मोईदाम है ना, ये जो जिनके मन में आ रहा है, ये मोईदाम जो है ये रामसर नहीं, ये यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाला 43वां जो है जगह बना था भारत के लिहाज से और 44वां जो है शिवाजी महाराज से संबंधित 12 किला हो गया है जो यूनेस्को के 44वें धरोहर बने भारत के। ठीक है, तो उसको भूल जाइए, मोईदाम को भूल जाइए। यहाँ पे दीपोर बिल जो है ये असम का पहला रामसर साइट है। चंद्रताल झील, अब देखिए खुरपताल, नौकछिया ताल, राकस ताल, ऐसा बहुत सारे ताल वाला झील है, तो बच्चे कहते हैं ताल लास्ट में रहे तो उत्तराखंड आंसर लगा देना, तो हर वक्त सही नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये जो चंद्रताल झील है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। एक भी क्वेश्चन में जो है कॉपी जो है किताब से हुबहू नहीं करता, आइडिया मैं लेता हूँ लेकिन जो है क्वेश्चन खुद सेट करना, फैक्ट खुद सेट करना और वही पढ़ाना जो सिर्फ काम की हो, है ना। इस चैनल पे व्यूज वगैरह देख के मत पढ़ो, मन साफ करके पढ़ो, तुम्हें पास करा के ही मानूंगा। ठीक है, तो ये चंद्रताल झील जो है ये उत्तराखंड में ना होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ढोल लेक ये आपके गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 के अवसर पर भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जो है सूचीबद्ध किया गया। ये 4 नए रामसर स्थल कौन से हैं? झारखंड में आपका उधवा झील हो जाएगा और ये झारखंड का पहला हो जाएगा, तो उस लिहाज से भी आपके जो है इंपोर्टेंट हो जाएंगे। सिक्किम के खेचो पलड़ी आर्द्र भूमि और तमिलनाडु के सराय कोट्टी पक्षी अभयारण्य और थेरेंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो 2 तमिलनाडु, 1 झारखंड, 1 सिक्किम, 4 को आया था 2 फरवरी 2025 के उपलक्ष्य में। जून 2025 में राजस्थान के 2 और आर्द्र भूमि आ गए, फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार, तो खींचन और मेनार 2 और आ गए। ठीक है, तो पहले 85 गो थे लास्ट दिसंबर तक, फिर 4 गो आ गए, है ना, फिर 2 गो आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 5 4 9 2 11, है ना। ये अभी 91 रामसर साइट है इंडिया में। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पे लिखा भी है 91 रामसर साइट। चंद्रताल झील, पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड, ये तीनों जो है, ये ट्रो जो है, ये आपके कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपके हिमाचल प्रदेश में, जिसमें रेणुका वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि ये जितने भी वेटलैंड है उसमें सबसे कम एरिया कवर करता है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख रामसर स्थल में आएंगे चिल्का झील, है ना, भीतरकनिका, मैनग्रोव, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा में, सतकोसिया कंठ भी आपके रामसर में आ जाएंगे, टम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे? उड़ीसा के हैं। गुजरात के सभी रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य और बधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये सब गुजरात में है।
भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। वर्तमान में तमिलनाडु में रामसर स्थल की संख्या जो है ये 20 है। कितने हैं? 20 है। दूसरे स्थान पे आपके उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, जहां तमिलनाडु से थोड़ा कम यानी 10 रामसर स्थल है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, और प्रत्येक वर्ष आप आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को सिलेक्ट मतलब मनाते हो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं, इससे थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। इनके अलावा which फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद द फाउंडर ऑफ इस्लाम, है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप कहोगे ये मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। इंपोर्टेंट रहती है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भाई। मिलाद उन नबी का त्यौहार पैगंबर मोहम्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार यह त्यौहार जो है मिस्र देश में, इजिप्ट में मनाया गया था। इसके अलावा यह त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के मक्का शहर में प्रवेश के उपलक्ष्य में भी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है सब ए बरात, है ना, सब ए बरात। इसके अलावा इस्लाम धर्म में मुहर्रम का त्यौहार एज ए हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। आपका जो है नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है इस्लाम धर्म में आपका मुहर्रम का त्यौहार, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है आपका गुरु पर्व मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हो? गुरु पर्व मनाते हो, गुरु पर्व, है ना, गुरु पर्व। एक्चुअली पर्व जो है इसी प्रकार से लिखते हैं परब, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्व लिख दिया है, थोड़ा सा मिस है, लेकिन समझ लीजिएगा गुरु पर्व है, क्योंकि व्याकरण थोड़ी पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। सिख धर्म में नव वर्ष का त्यौहार बैसाखी के नाम से तथा मकर संक्रांति का त्यौहार लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। अगर यहाँ पे सिख धर्म की वाली बात काट दिया जाए तो पंजाब हरियाणा भी आप लिख सकते हो, है ना। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा? बुद्धा जयंती, है ना। इनके अलावा बुद्ध पूर्णिमा, इसके अलावा बौद्ध बैसाख, बौद्ध जो त्यौहार है, यह त्यौहार आपका मतलब बुद्धा जयंती या बुद्ध पूर्णिमा, यह बैसाख महीना में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और ये पूर्णिमा वाली बात आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा नवरोज या नौरोज का त्यौहार जो है पारसी समुदाय में हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, और इस त्यौहार को शुरू करने का श्रेय जो है ना, बलबन को दिया जाता है जो ममलूक वंश के शासक हुए, है ना। ममलूक बताया हो ना भाई, ममलूक वंश किसे कहते हैं? इलवारी वंश किसे कहते हैं? इलवारी। ममलूक, इलवारी और गुलाम, ये तीनों के तीनों एक ही वंश के नाम है, गुलाम वंश के, जिसे हम जो है मतलब ज्यादातर जानते हैं गुलाम वंश के नाम से, ठीक है। तो यहाँ का एक शासक बलबन हुआ जिन्होंने नवरोज चलाया। सिंधी नववर्ष चेटी चंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधी लोग नव वर्ष में किसको सम्मानित करते हैं या किसको याद करते हुए यह त्यौहार मनाते हैं? तो भगवान झूलेलाल को। भगवान झूलेलाल के सम्मान में जो है चेटी चंद नामक त्यौहार मनाया जाता है, जो सिंध, है ना, समुदाय में नव वर्ष के जैसा त्यौहार है, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हाथ नहीं बैठा है, अभी धीरे धीरे बैठ जाएगा। देखिए इंडिया में जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से नव वर्ष का जो है यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे हम सबसे नीचे है तमिलनाडु में, तो इसे हम पोतांदू कहते हैं, है ना। इसके अलावा हम बीसू मना लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? केरला के अंदर। कहाँ मनाते हैं? केरला के अंदर मनाते हैं। उगादी जो है ये आप कर्नाटक के अंदर भी मनाते हो, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी हम जो है उगादी के नाम से ही मनाते हैं नव वर्ष, है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों जगह जो है आपके उगादी के नाम से ही नव वर्ष मनाया जाएगा। इसके अलावा गुड़ी पाड़वा ये आपके महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। बेस्टू बरस ये आपके गुजरात में मनाए जाते हैं। बैसाखी ये पंजाब में मनाए जाते हैं। नवरेह ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नवरेह में किसकी पूजा की जाती है? तो सारिका की पूजा की जाती है। इसके अलावा लोसांग ये सिक्किम में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में, बिहू जो है साल में 3 बार होता है, बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है आपका चेरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में। बिसुवा संक्रांति ओडिशा में, और बाद बाकी जो छूट गया वहाँ पे मकर संक्रांति। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कर लीजिएगा, जो नहीं लिखा है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माघ साजी, है ना, माघ साजी जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है माघ साजी के नाम से आपका मकर संक्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। किसी परिपथ में 4 ओम के 2 रेसिस्टेंस हैं जो आपके समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। ये आपके परिपथ हैं
और यहाँ पे दो रेसिस्टेंट आपको लगा दिया है जो आपके कैसे हैं, तो समानांतर क्रम में है ना। मान लीजिए ये क्या हो रहा है भाई, ये तो सीधा हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये आपका ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है आपके ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि इस जो आपका सर्किट है यहाँ पे आपको 1.6 एम्पियर की जो है करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट के अंदर, और कितने समय तक फ्लो हो रही है, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक फ्लो हो रही है ना। तो इसमें जो निष्कासित हीट है यानी उष्मा है उसकी मात्रा आपसे पूछ रहा है। तो आप नहीं बना दोगे भाई फट से, इसमें क्या दिक्कत है, आइए बना देते हैं सट से। देखिए आप सभी जानते हैं उष्मा का समीकरण तो कई होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है जिससे सभी सूत्र बाद में निकल के आया, H बराबर I² RT होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, I, R और T रिक्वायर्ड है। हमें क्या क्या पता है, R पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, I पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, और T भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे रख दो। लेकिन यहाँ पे एक काल क्या बन रहा है कि यहाँ कोई सिंगल रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो है एक क्लू लगा दिया है कि 4 ओम के 2 रेसिस्टेंस जो है आपके समानांतर में लगे हुए हैं, है ना। 4 ओम के 2 रेसिस्टेंस जो है आपके समानांतर में लगे हुए हैं ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, समानांतर के लिए मैंने एक सूत्र आपको बताई थी कि भाई समानांतर में रहेगा तो क्या करना है और आपके सीरीज में रहेंगे तो क्या करना है। तो सीरीज में रहता है तो फाइनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R बराबर हम सीधे R1 प्लस R1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीज में नहीं है, यहाँ पे आपके पैरेलल है, समानांतर है। तो ऐसी कंडीशन में रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम 1/R का प्रयोग करते हैं। 1/R बराबर 1/R1, तो 1/4 प्लस 1/4। अगर 3 बार 4 4 होता तो एक बार और लिख देते, मान लो एगो 4 एगो 5 होता तो 1/4 प्लस 1/5 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2/4, कितना हो जाएगा इस साइड, राइट साइड में कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। 2/4 म्हणजे 1/2 हो जाएगा। 1/2 1/R का वैल्यू 1/2, दोनों साइड पलट देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन गलत हो गया यहाँ पे, इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे जो बना के दिखा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, आंसर गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब इस समीकरण में आप यहाँ से पुट कर देंगे इसका वैल्यू, है ना। तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा, I² RT, I कितना है 16/10 मतलब 8/5, स्क्वायर करेंगे तो 64/25 हो जाएगा। भाई दशमलव हटा दिया हमने तो 16/10 हो गए, काट दिया 8/5 हो गए, I² करना है तो हमने 8/5 का स्क्वायर कर दिया, 64/25 कर दिया, ठीक है। इसके अलावा R का वैल्यू हमें 2 रखना है और T का वैल्यू हमें 60 रखना है। फिर आप कहोगे सर 1 मिनट है तो एक ही रख देते, भाई समय का मात्रक सेकेंड होता है, मिनट नहीं, और जिसका मात्रक जो होता है उस फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको काट देंगे, 5 × 25, 12 × 5 = 60, ठीक है। अब तो कोई नहीं कटेगा, तो 12 दूनी की 24 और यहाँ पे 64, 24 × 64 हम यहाँ पे गुना कर लेंगे और जो है 5 से भाग दे देंगे, है ना। अब जो आंसर आएगा यहाँ पे आपने लिख देना है, तो यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए भूल जाना है। मैंने तरीका बना दिया, बना के समझा दिया, यही चीज नीचे लिखा है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक चीज मैंने और लिखा है, यहाँ पे मैंने R का वैल्यू 1/2 रख दिया था, है ना, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो गई, एक्चुअली 2 होगा, मैंने उलटना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है कि तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा जो है वो तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई, ये तीनों पे निर्भर करती है। इस पर क्वेश्चन पास्ट में कई बार पूछे गए हैं, है ना, कि तार में प्रवाहित धारा निम्नलिखित में से किससे फ्री होता है, तो ये तीनों से तो फ्री नहीं होता, ये तीनों पे डिपेंडेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल में किसका मिलान गलत है। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन खेलती है, सही है। मुरलीकांत पेटकर साहब पैरा स्विमिंग करते हैं, सही है। राकेश कुमार पैरा भाला फेंक से नहीं है। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से संबंधित, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिसमैच है। जो राकेश कुमार है ये आर्चरी है ना, तीरंदाज है, ना कि भाई भाला फेंकते हैं, ठीक है। नोट, ऑप्शन में दिए गए 3 खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो मुरलीकांत पेटकर साहब हैं उनको वर्ष 2024 के लिए अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। आप सभी को याद होना चाहिए कि जो 2002 में ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट किया गया था, है ना, ध्यानचंद अवार्ड, एक देखिए, एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है और एक सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड है।
तो जो ध्यानचंद अवार्ड इसकी शुरुआत 2002 में हुआ था। तो इस अवार्ड को जो है 2024 में नाम बदल दिया गया है। अब इस अवार्ड का नाम हो गया है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये वाली पुरस्कार जो करंट वाला है वर्ष 2024 के लिए, ये मुरलीकांत पेटकर साहब को दिया गया है। और अन्य 3 ऑप्शन जो थे वो अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता थे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और 2024 के लिए यह 32 खिलाड़ियों को दिया गया है ना। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2002 में हुआ था, 2024 में इसका नाम बदलकर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट कर दिया गया। मुरलीकांत पेटकर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके ऊपर पिक्चर भी बना है, चंदू चैंपियन, ठीक है। इनके अलावा पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी अवनी लखेरा हैं, तो इन दोनों को ध्यान रखना। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले पुरुष तथा पहले महिला कौन थे? दोनों का नाम कई बार मैं बता चुका हूं, आंसर दे देना है ना। चलिए महिला का नाम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं बता देता हूं, रूपा उन्नीकृष्णन। चलिए पुरुष का नाम बता दीजिएगा। टुडे एग्जाम के टॉपिक वैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 देख ले, यहां से क्वेश्चन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु आर द लास्ट चालुक्य रूलर डिफेक्टेड बाय द चालुक्य शासक? किसको? दंती दुर्ग ने किस चालुक्य शासक को हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये भैया कीर्तिवर्मन सेकंड को राष्ट्रकूट ने परास्त किया और फिर जो है दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करा। दंती दुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, जिसमें उन्होंने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन को हराकर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-21 में नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हरा के किया था। पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हराया, है ना, और फिर शुंग वंश की स्थापना किया। देवभूति वंश का अंतिम शासक वासुदेव जो है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जिसे कौन हराता है? वासुदेव। और वासुदेव जो है कन्नौ वंश की स्थापना करते हैं। ये सभी के सभी बात आपको याद रखना है, कौन किसको मार के जो है सत्ता को बसाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर दूसरे तरीका है कि अमुक वंश के अंतिम शासक कौन हुए? गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? शमसुद्दीन कमुर्स, लेकिन ये मात्र 3 साल का बच्चा था, ठीक है, तो इसे नाम मात्र की शासक कह सकते हो। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक हुए कैकुबाबाद हुए, कैकुबाबाद के पुत्र थे शमसुद्दीन कैमूर्स। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आखिरी शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी बाबर से जो है पानीपत के प्रथम लड़ाई में 1526 में हार जाते हैं और दिल्ली सल्तनत को जो है समाप्त करते हैं अपने शासन के साथ। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हरिहर प्रथम एवं अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से देखिए जो है यहाँ पे मैं कहा था, हाँ, विजयनगर साम्राज्य की जो 4 वंश है आपके सामने है। एक संगम वंश है, सुलुभ वंश है, तुलुभ वंश है, अरबिदु वंश है। यहाँ से जो क्वेश्चन आती है इनके संस्थापक पूछे जाते हैं। तो हरिहर एवं बुक्का ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य के है या संगम वंश के है, क्योंकि पहला वंश संगम था, तो इसका भी हो जाएगा। और ओवरऑल इस साम्राज्य का भी शासक, पहला शासक यही थे, इन्होंने ही बसाया था। सुलुभ वंश के शासक सुलुभ नरसिम्हा, तुलुभ वंश के वीर नरसिम्हा और अरबिदु वंश के तिरुमाला। तो इनको जरूर याद रखना है। पहला हो जाएगा हरिहर प्रथम और अंतिम हो जाएगा श्रीरंग तृतीय। तो ये विजयनगर साम्राज्य आपके खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकार, लोक गायक तथा कला के क्षेत्र से संबंध रखने वाले कलाकार तथा उनके प्राप्त अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। पहला है कि शिवा प्रसाद दास एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2022 में संगीत नाटक अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक हैं। उन्हें 2025 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कथन एक जो है आपका रॉन्ग है। इनको अवार्ड तो जरूर मिला था, लेकिन ये सत्रिया नृत्य ओडिसी नृत्य के नहीं है, ये आपके छौ नृत्य के गुरु हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। शिवा प्रसाद दास छौ नृत्य के कलाकार हैं। 2022 में इन्हें संगीत नाटक अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में उन्हें आधुनिक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है और यह नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2025 में अश्विनी भिडे देशपांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली की गायिका है और ये आपका जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करती है। रिकी केज
जो इससे पहले 3 ग्रैमी अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। 2025 में इन्हें भी पद्मश्री दिया गया था और ये जो है आपके कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये आप छऊ नृत्य के बारे में यहाँ पे टुडे एग्जाम का जो टॉपिक वाइज है उसकी पेपर कटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। टुडे एग्जाम आपको कोई सा भी जो है कंटेंट अगर आप बाय करते हैं तो आपको 45 से अधिक टॉपिक का जो है कंपाइल आपको देता है, जहां से आप ये चीज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप वहां से देख लेते हैं। तो मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूं, आपको कि कब किसको अवार्ड मिला, यानी आप जितना सोचे भी नहीं उससे बेहतर तो सिर्फ टॉपिक बैच में है, और जो पढ़ा रहा हूँ ये सब तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल किंगडम। जंतु के जो किंगडम होती है उनके संदर्भ में कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है ना। एस्ट्रेप्टरा कुकुरमुत्ता, स्पंज पोरीफेरा, साइकस जिम्नोस्पर्म, प्लेनेरिया एस्क्लेमेंथीज। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाद बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। प्लेनेरिया यह संघ प्लेहेंथीज में आती है। इस संघ के जंतु 3 लेयर वाले होते हैं। शरीर गुहा, बॉडी कैविटी का अभाव पाया जाता है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ या मृत जीवी वे जीव होते हैं जो मृत या सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें खाते हैं। सेप्रोट्रॉफ अपघटक होते हैं और पर्यावरण के पुनर्चक्रण प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पृथ्वी का जो अपघटक है इस किसे कहा गया है, तो बैक्टीरिया और आपके जो है कवक जो फंगस है उन्हें कहा गया है, इस पृथ्वी के अपघटक कहा गया है, ठीक है भाई। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। यह मल्टी सेल वाला लवणीय जलीय जंतु होते हैं। इसकी शरीर उत्तक नहीं बनते। यह संघ के प्राणियों में शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं। जो पोरीफेरा के जंतु होंगे गूगल से सर्च करके देख लेना, इनके कोई प्राणी, इनके जो शरीर होते हैं ना ऐसे जो है ऐसे छिद्र रहते हैं उनके शरीर में, ठीक है। इसकी कंकाल की बनावट कैल्शियम कार्बोनेट की होती है जो जनरली अंडा वंडा की भी होती है। कुछ उदाहरण जैसे साइकन, ल्यूकोसिलिया, अस्पंज इत्यादि। अस्पंज के बारे में कई बार पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और आज भी आएंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मतलब फॉर्म भर देते हैं और वहां पे हाल चाल लेने जाते हैं तो अस्पंज का मतलब रसगुल्ला समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा अपवाद एस्पेंजिला, यह पोरीफेरा संघ के होते हुए भी मीठे पानी में रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई ये पोरीफेरा संघ की जो भी जंतु है वो मोस्टली 99% केस में ये लवणीय प्राणी होते हैं, लवणीय पानी में, लवण वाला पानी में रहेगा। लेकिन एक अपवाद है, इसका नाम है एस्पेंजिला। ये बिलोंग तो करते हैं पोरीफेरा फाइलम से, लेकिन ये रहेंगे आपके कहाँ पे, फ्रेश वाटर में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों फेनरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों कहाँ पे आते हैं, फेनरोगेम्स में आते हैं। एक क्रिप्टोगेम होता है, एक फेनरोगेम होता है। 22 मिनट के वीडियो में पूरा बता चुका हूँ इसकी जाल। बहुत सारे बच्चे को इसमें समझने में दिक्कत होती है, टॉपिक वाइज वाले में जाइए, वीडियो में देख मिल जाएगा, है ना। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधा कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे साइकस पाइनस, है ना। एंजियोस्पर्म इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, यानी आवृत बीजी होते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है और इसे आवर्त बीजी या पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक तो समझ में आया कि भाई जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यहाँ पे मैंने कोई चर्चा नहीं किया है, जिम्नोस्पर्म का चर्चा किया है। उसके अंतर्गत भी आपका जो है 2 आ जाता है ना। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म तरह एंजियोस्पर्म, सॉरी फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स, माफ कीजिए, क्रिप्टोगेम्स का मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं किया है, फेनरोगेम्स का चर्चा किया है, जिसमें 2 आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधा होते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म का उदाहरण है, कुछ द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का परफेक्ट उदाहरण है और यही आपके हूबहू एग्जाम में आते हैं जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसे देख लो भाई, एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म में खजूर, नारियल, सुपारी, प्याज, लहसुन, गेहूं, धान। द्विबीजपत्री में आ जाएगा सरसों, मूली, शलजम, भिंडी, कपास, पटसन, ये सब, ठीक है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, इस संघ के प्राणी में बॉडी कैविटी का अभाव होता है। इसे चपटा कृमि भी कहते हैं। अभी देखिए चपटा कृमि भी इसका नाम है, किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीज को, ठीक है। इसमें श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र इत्यादि नहीं होते हैं, जबकि अधूरा पाचन तंत्र पाया जाता है, अधूरा पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। यह जीव उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी क्या होता है पहले समझा चुका हूं, तथा उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा करते हैं। संघ एस्केल्मिन्थीज, इस संघ के प्राणी में आहार नाल पूर्ण होता है। शरीर बेलनाकार तथा दोनों सिरा नकूले होते हैं।
रक्त परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते, इसमें उत्सर्जन प्रोटोनोफ्रीडिया द्वारा होता है। यहाँ से जो चीज़ आपके लिए न्यू हो जरूर लिख लेना, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है, पूछेगा तो 100 में मात्र 2 से 4 बच्चे जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अब आइए संविधान के 12 अनुसूची को समझते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पे आपकी जो है आर्टिकल 1 और 4 की जो है चीज़ों को रखा गया है। द्वितीय अनुसूची में बहुत सारे आर्टिकल है, जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारीगण होते हैं, है ना, उनके वेतन और भत्ते की बात यहाँ पे करते हैं। मतलब द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ता है। तृतीय अनुसूची में क्या है ना, तृतीय अनुसूची में क्या है, जो भी शपथ प्रतिज्ञान होते हैं वरिष्ठ अधिकारी लोगों का, है ना, तो ये शपथ प्रतिज्ञान आपके तृतीय अनुसूची में देखने को मिलेगा। चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 का 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पांचवी अनुसूची में क्या है, 244, है ना, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र और उनकी जो अनुसूचित जनजाति प्रशासन या नियंत्रण वगैरह है, उनके बारे में बात यहाँ पे देखने को मिलेगा। छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन देखने को मिलेगा। सातवीं अनुसूची, है ना, अनुच्छेद 246, है ना, और इसमें जो है आपके 3 संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची है, उसमें संघ सूची में 100 विषय कर लेना, संघ सूची में 100 विषय कर लेना, संघ सूची में क्या कर लेना, 100 विषय कर लेना। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है यहाँ पे, और राज्य सूची में 61 कर लेना, राज्य सूची में 61 कर लेना, और संघ सूची में 100 कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे पुराने हैं ये। 8वीं अनुसूची में यहाँ पे आपको 22 मान्यता प्राप्त भाषा रहेंगे। 9वीं अनुसूची के थ्रू आर्टिकल 31 के बी के बात किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और ये पहले संशोधन के तहत लाया गया 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, आर्टिकल 243 जी जो ग्राम पंचायत से संबंधित है को जोड़ा गया, है ना। और आपके जो है अगला 12वीं अनुसूची, ये आपके 74वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा नगर पालिका से संबंधित जोड़ा गया है। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।